Can the decibel levels be lowered so that we can get on with the question? Our question 196. सर, सभी राष्ट्रीय विधि विद्यालय राज्यों के अधिनियम द्वारा स्थापित किए गए हैं, ऐसा अपने जवाब में माननीय मंत्री महोदय जी ने भी लिखा है, और इनका स्टेटस राज्य विश्वविद्यालय का है। इन विश्वविद्यालयों को अनुदान भी राज्य सरकारों द्वारा ही मिलता है, क्योंकि सभी राज्य इन विश्वविद्यालयों को पर्याप्त अनुदान देने में सक्षम नहीं हैं। इसका परिणाम ये होता है कि विद्यार्थियों पर फीस का अत्यधिक रूप से भार पड़ता है। श्रीमान, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय जी से ये जानना चाहूँगा कि क्या विद्यार्थियों पर पड़ने वाले इस भार को कम करने के लिए सरकार कोई कदम उठा रही है? ये राज्यों की यूनिवर्सिटीज़ है, दीज आर स्टेट पब्लिक यूनिवर्सिटीज़। नेशनल लॉ इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटीज़ आर state public universities, and therefore state is empowered to regulate them. We don't regulate from here, from the central government. UGC gives them power to give degrees. मेरा दूसरा प्रश्न है, राज्यों के अधिनियम द्वारा स्थापित होने के कारण सभी राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों के प्रशासनिक तंत्र में एकरूपता नहीं है। सभी की फीसों की संरचना भी अलग अलग है। कुछ विश्वविद्यालयों में तो राज्यों के छात्रों के लिए सीटें भी आरक्षित है। सभी विश्वविद्यालयों में होने के उपरांत भी समानताएं बहुत कम हैं। इस प्रकार कई बार विद्यार्थियों को बड़ी भारी असुविधा का सामना करना पड़ता है। कई बार विद्यार्थी एक संस्था से दूसरी संस्था में स्थानांतरण चाहते हैं, नहीं हो सकता, तो वर्तमान में ऐसा बिल्कुल ही संभव नहीं है। इस प्रकार यदि कोई प्राध्यापक भी स्थानांतरण चाहता है तो वो भी संभव नहीं होता है। श्रीमान, मैं माननीय मंत्री महोदय जी से आपके माध्यम से ये जानना चाहूँगा कि आज सरकार इस विद्यालयों में एकरूपता लाने की दृष्टि से, क्योंकि समान परीक्षाएं हो रही है, करीब 21 विश्वविद्यालयों में से 18 विश्वविद्यालयों में समान परीक्षा एक साथ जो है परीक्षा होकर एडमिशन होते हैं, तो क्या सरकार ऐसा कोई विचार रखती है? सर, जहाँ तक कॉमन एडमिशन टेस्ट है, ये 21 यूनिवर्सिटीज़ है, उसमें से MOU बनाकर उन्होंने अपनी, जैसे कैट होती है IIM में, वैसे CLAT होती है इसमें, और ये 18 यूनिवर्सिटीज़ उसको मानते हैं और वो परीक्षा सामूहिक रूप से एंट्रेंस की करते हैं। 3 यूनिवर्सिटीज़ इसके बाहर है, लेकिन एडमिशन टेस्ट कैसे करें ये उनका विषय है, और इसलिए उसमें हम दिशा दे सकते, कह सकते, लेकिन इसमें हम रेगुलेट नहीं कर सकते। जहाँ तक ग्रांट्स का पहले पूछा था, अभी हमने इन 12 यूनिवर्सिटीज़ को उसमें से लगभग 40 करोड़ से भी अधिक रुपए आज तक रिलीज़ किए हैं, और इसलिए पैसे जो UGC के ग्रांट्स होते हैं वो हम देते हैं, और इसलिए 45 करोड़ से ज़्यादा रुपये हमने दिए हैं। ठीक है। श्री रेतु रमन सिंह। माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि शिक्षा जो है एजुकेशन कॉन्करेंट लिस्ट में है, खाली उसमें प्रदेश सरकार पर ही बात कह के आप टाल नहीं सकते। आज मानवर आप अगर देखें तो पूरे प्रदेश में, पूरे देश में लॉ कॉलेजेस मशरूम की तरह खुल गए बेतहाशा, और उसमें कोई पढ़ाई नहीं होती, केवल इम्तिहान, वो भी नकल के द्वारा इम्तिहान करा के पूरी फीस ले ली जाती है। उसको रोकथाम करने के लिए कोई सेंटर से आप कोई प्रावधान करेंगे कि इस तरह का जो धंधा चल रहा है उसको रोका जाए, और उसका जो छात्र पढ़ के निकलें वो कुछ लॉ के बारे में जाने तो बेचारे, उनको लॉ का ABCD नहीं मालूम है, उनको डिग्री मिल जाती है और टीचर भी नहीं है, एक भी टीचर नहीं है। आप जांच करा के देख लीजिए। जहाँ तक लॉ यूनिवर्सिटीज़ का प्रश्न है, मैं ये कह सकता हूँ कि ये लॉ यूनिवर्सिटीज़ राज्यों के कानून से बनी है, हर राज्य में अलग है, लेकिन इनको एक दर्जा प्राप्त है,
और इसमें 18 यूनिवर्सिटीज़ की कॉमन एडमिशन टेस्ट होती है और कॉमन एडमिशन टेस्ट से जब आते हैं तो अच्छे छात्र 5 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स करते हैं। जिसको वकील बनना है वही वकील बनने के लिए आता है और इसलिए उसको बहुत फ़ायदा मिल रहा है। और ये यूनिवर्सिटीज़ का दर्जा ऐसा नहीं है कि जैसा आप कह रहे हैं, लेकिन बाकी लॉ कॉलेजेस की आप बात करते होंगे जो स्टेट यूनिवर्सिटी से हो या कोई डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ का हम देख रेख करते हैं। जो सेंट्रली फंडेड यूनिवर्सिटीज़ है उनकी हम देख रेख करते हैं, लेकिन स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ और स्टेट पब्लिक यूनिवर्सिटी की देख रेख ये राज्य सरकारें करती है, हम उनको मदद करते हैं। Shri Subramanian Swamy. The answer to part A is for present there is no such proposal to grant the status of institutes of national importance. And the reason given is that these are all being formed under state acts. Now education is a concurrent subject. And furthermore, law is all India. There's no state law. We are not that kind of federal country that where states can have their own law. There is only one CRPC, there's only one IPC, etc. So, in view of the fact that the subject matter is national, the name is national, why not? Whether the proposal awaited is that if you want to make it a national institute of importance, then why not have all these states agree to, or through ordinance you make all these national institutes into an all India institute so that this problem can be solved and the uniformity in teaching can be maintained. Confusion, let me clarify further that yes, this is a federal structure of constitution and governance where states, I'll explain, states is the laws for each universities. We have so many state public universities as well as state private universities. And for each state public and private universities, state legislatures are empowered to pass the laws, and they pass the laws and they are established. As far as when we have said that no such proposal has come, because what happens when we declare institutes of national importance, like we did it for IIMs, while like we did for triple ITs, it was necessary because they were able to give only diplomas, not degrees. But here by state laws, they are already empowered to give degrees, and therefore degrees are granted, and so there is no demand. Shri Vivek Tanka. I was saying, will you nationalize it? You can have the No. You have the powers of concurrent subject. That's Yeah, a suggestion. but still we are not nowhere there is an issue of nationalizing the education. On the actually state governments take there because it's a concurrent list. It was actually in the state list till 75. In 75 it became a concurrent list, and therefore states must have the participation and a responsibility also to maintain good standard of education. Thank you. Shri, yes, थैंक यू सर। मैं 4 शॉर्ट पॉइंट्स बना रहा हूँ, इसमें बोल रहा हूँ। one question. One but short points only and finish in 30 seconds. First is National Law University, जो नाम है, it's a misnomer. It's a state university, but the name is national because it's by a state legislation. So no doubt, there should be no doubts on that. But the real point that I'm making is, CLAD, जो common entrance test है, this only came because आज से 8-10 साल पहले जब मेरा बेटा 4-5 टेस्ट में बैठा था, 6 टेस्ट में दिया था 2 दिन में. So I went to Supreme Court and I told the Supreme Court that when engineering and medical can have a common entrance test, why can't law have? तो उस वक्त 15 मिनट तक सुप्रीम कोर्ट इस बात को तैयार नहीं था और कह रहे थे हम कैसे कर सकते हैं, चीफ जस्टिस इन्वॉल्व हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अलग हैं. Ultimately they agreed, they issued notice and the memorandum was signed. Now what I'm requesting is, please recommend that the memorandum should be extended to all. 5-6 यूनिवर्सिटीज छूटी हुई हैं इसमें, क्योंकि अल्टीमेटली बच्चों को फिर दूसरे एग्जाम भी देने पड़ते हैं, विच बिकम्स वेरी टीडियस फॉर द चिल्ड्रन. नंबर 2, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इस वक्त आया है, बहुत सारे गरीब बच्चे इस वक्त सिलेक्ट हो रहे हैं. आप एक एसोसिएशन बना है गरीब बच्चों का जो फीस नहीं दे पा रहे हैं. इनफैक्ट मैं खुद इस वक्त सब बार एसोसिएशंस को एंड एडवोकेट्स को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ
कि please contribute so that those children can study. But I would like Government of India also to take an initiative कि वो गरीब बच्चे जो क्लैट में आ रहे हैं वो फीस के अभाव में उनका एडमिशन ना रोका। Thank you. Thank you. सर, अपने सदस्य सम्माननीय रवि तनखा जी ने जो कहा, और वो प्रसिद्ध एडवोकेट है, तो उन्होंने CLAT कैसे लाया उसकी कहानी बताई कि उनके बेटे को ही 6 जगह एडमिशन की टेस्ट देने के लिए गए। तो ऐसे अच्छे केसेस आप करते जाओ, बाकी करने की जरूरत नहीं। लेकिन एक करने की जो यह है, जो आपका सुझाव है कि जो 3 यूनिवर्सिटीज़ बची है जो नहीं उसमें शामिल हुई है, उसके बारे में आप ज़रूर प्रपोजल दीजिए। उसमें अगर हम कुछ कर सकते हैं तो ज़रूर करेंगे। लेकिन ये MOU है, ये उनका आपसी एग्रीमेंट है, उसमें हम दखल नहीं देते। लेकिन इफ़ यू हैव गुड सजेशंस, दे आर वेलकम। Question 197. Yes, sir. Question number 197. Thank you. The question is over. So Let the- please give me the suggestions. We'll definitely Thank you, consider. Honorable External Affairs Minister. सभापति जी, प्रश्न संख्या 197 का क और ख का विवरण सभा पटल पर रख दिया है। Yes, Mr. Raja. Chairman, sir, I thank Sushma ji for a detailed reply. It is good Prime Minister is in the house when this question is taken up. Sir, the reply clearly admits Sri Lankan Navy continues to arrest Indian fishermen and confiscate their boats. And the reply also admits the number of Indian fishermen and fishing boats in the custody of Sri Lankan authorities as on 31 July 2017 is 15 and 117 respectively. In this regard, the Chief Minister of Tamil Nadu has written to the Prime Minister. Several political parties are agitating and raising this issue. What is the time frame to get the release of fishermen and return of boats? Boats are not small things, very expensive boats, and if they confiscate boats, fishermen lose their livelihood, and fishermen are Thank you. in their prisons. What is the time frame? What are you going to do to get the release and return of their boats? Thank you. सभापति जी, उन्होंने कहा कि मेरा प्रारंभिक वाक्य ये है कि इट कंटिन्यूज टू हैपन। ये सच है, ये तथ्य है जो मैंने लिखा है। ये सिलसिला कई वर्षों से कई सरकारें आई और गई, मगर लगातार चल रहा है। श्रीलंकन नेवी हमारे मछुआरों को पकड़ लेती है, उसके बाद सरकार गुजारिश करती है इनको छोड़ो। ये एक एडहॉक सिलसिला है, कभी वो जल्दी छोड़ते हैं, कभी वो देर में छोड़ते हैं। और मैं ये कहना चाहूँगी कि हमारे आने के बाद, हमारी सरकार आने के बाद जल्दी छोड़ने के सिलसिले ने बल पकड़ा है। जिन 7 मछुआरों के बारे में इन्होंने कहा, आप स्वयं देख सकते हैं, मैंने जवाब में लिखा है कि उन मछुआरों को जब कोर्ट में प्रोड्यूस किया गया तो 10 अगस्त तक का जुडिशियल कस्टडी का रिमांड दिया गया। लेकिन हमारे श्रीलंका के हाई कमिश्नर के व्यक्तिगत प्रयासों के कारण 10 अगस्त तक जुडिशियल कस्टडी का रिमांड होने के बावजूद हमने उनको 28 जुलाई को छुड़वा लिया। एक आंकड़ा मैंने दिया है 2017 का, 251 फिशरमैन को और 42 बोट्स हम लोग छुड़वा कर लाए हैं। अच्छा हुआ प्रधानमंत्री यहाँ बैठे हैं। मैं कहना चाहूँगी सदन को कि प्रधानमंत्री जी के अपने स्तर पर राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेना के साथ, प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे के साथ जितने भी मीटिंग्स हुई हैं, 1-2 नहीं, जितने भी मीटिंग्स हुई हैं, चाहे वो कोलंबो गए हों 2 बार, चाहे वो यहाँ आए हों, हर बार ये विषय उठाया जाता है और उसी का ये परिणाम है कि हम 42 बोट्स भी छुड़ा कर लाए हैं और हम 251 मछुआरे भी छुड़ा कर लाए हैं, और जिनके बारे में खुद राजा जी ने पूछा था उनको भी समय से पहले छुड़ा कर लाए। Thank you. Second question. Sir, the reply says Indian fishermen apprehended for allegedly fishing in Sri Lankan waters. This is a big question, madam, because you say following Tutu initiative in November 2016, when the foreign and fishery ministers of 2 countries met in New Delhi, a bilateral joint working committee mechanism was institutionalized to address the fishermen issues. My point is, when you say allegedly fishing in Sri Lankan waters, how do we define Sri Lankan waters? In 1974, 1976, the Maritime Boundary Line Agreement were signed between India and Sri Lanka. Thereby, the Kachettivu Island was given to Sri Lanka. The agreements admit
fishermen have access to Kachetiv Island, but fishermen are denied their fishing rights. In such a situation, this joint working mechanism will reconsider the bilateral agreements, Kachetiv agreements, for renegotiation, because it takes away the traditional fishing right of our fishermen. And there the allegedly Sri Lankan waters. What do we mean by Sri Lankan waters? When we have given our Kachetiv to Sri Lanka, when maritime boundary line was signed, that is what I am asking, whether government is open. Prime Minister is here. Let him explain if necessary whether the government will take up this issue with the Sri Lankan government for reopening and renegotiating the Kachetiv agreements. माननीय सांसद डी राजा अंग्रेजी के विशेषज्ञ हैं। जब शब्द एलिजेडली लिखा जाता है इसका मतलब हम उसे स्वीकार नहीं कर रहे। रिपोर्टेडली, एलिजेडली, इसका मतलब, वरना हम सीधे लिखते हैं इन श्रीलंकन टेरिटोरियल वाटर्स, एलिजेडली इन श्रीलंकन वाटर्स। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगी, जो आपने कच्छतीव के बारे में कहा है, कच्छतीव का मामला सब जुडिस है, इसलिए JWG का मैकेनिज्म उसको नहीं देख रहा। लेकिन ये 2+2 इनिशिएटिव के बारे में मैं बताना चाहूँगी। प्रधानमंत्री जी यहाँ बैठे हैं, ये उनके पहल पर शुरू हुआ है, क्योंकि आपको याद है मैंने अभी एक शब्द इस्तेमाल किया, ये एडहॉक सिलसिला चल रहा था। जब प्रधानमंत्री जी के पास ये मामला पहुँचा तो उन्होंने क्या ये ऐसे ही चलता रहेगा, इसका कोई स्थायी समाधान नहीं हो सकता। तो बहुत बड़ी ब्रेनस्टॉर्मिंग की 3 मीटिंग्स हुई, उनके स्तर पर भी और मेरे स्तर पर भी। और अल्टीमेटली हम लोगों ने ये सोचा कि हम अपने मछुआरों को डीप सी फिशिंग की तरफ जब तक नहीं ले जाएंगे तब तक ये मामला ख़त्म नहीं होगा। तो एक बड़ा निर्णय लिया गया कि हम अपने मछुआरों को डीप सी फिशिंग की तरफ ले जाएं। उसके लिए 1500 करोड़ का बजट था। प्रधानमंत्री जी ने कहा 1500 करोड़ कुछ नहीं, कितना भी खर्च हो जाए इन मछुआरों को डीप सी फिशिंग की तरफ ले जाओ। इससे 2 फ़ायदे होंगे। एक फ़ायदा तो ये होगा कि जो बॉटम ट्रॉलिंग के तहत फिशिंग हो रही है वो पर्यावरण को ख़राब करती है, क्योंकि वो समुद्र का पूरा सरफेस छील के ले जाती है। और दूसरा, डीप सी फिशिंग ना होने के कारण जो मछली नीचे है वो मरती जाती है और वो भी पर्यावरण को ख़राब करती है और मछुआरों के हाथ नहीं लगती। तो 1500 करोड़ का बजट और 3 वर्ष की अवधि ये तय हुई। 500 करोड़ रुपया प्रति वर्ष, जिसमें से 250 करोड़ सेंट्रल गवर्नमेंट, 250 करोड़ तमिलनाडु गवर्नमेंट, ये तय हुआ। और मुझे आपको बताते हुए खुशी है कि इस वर्ष के 250 करोड़ में से 200 करोड़ रुपया सेंट्रल गवर्नमेंट रिलीज़ कर चुकी है, उनको दे चुकी है। तो ये जो डीप सी फिशिंग का एक माध्यम हम लोगों ने अपनाया है, ये 3 वर्षों में जब समाप्त हो जाएगा तो इसका स्थायी हल हो जाएगा। लेकिन अब हम जो बात कर रहे हैं JWGIS में, 2+2 इनिशिएटिव क्या था? पहली बार फॉरेन मिनिस्टर के साथ फिशरीज मिनिस्टर भारत के और फॉरेन मिनिस्टर के साथ फिशरीज मिनिस्टर श्रीलंका के दिल्ली में बैठे और वहाँ ये तय किया कि हम डीप सी फिशिंग की तरफ जा रहे हैं और इसको मॉनिटर करने के लिए दोनों देशों के फिशरीज मिनिस्टर हर 6 महीने पर मिलेंगे। और मुझे खुशी है आपको बताते हुए कि नवंबर में हमारी दोनों की मीटिंग हुई, 2 हम 2 उनके। उसके बाद नवंबर के बाद जनवरी में ही पहली मिनिस्ट्रियल मीटिंग हो गई, जहाँ हमारे फिशरीज मिनिस्टर, उनके फिशरीज मिनिस्टर, और अगली मीटिंग भी 22 अगस्त की तय हो गई। यानी 3 मिनिस्ट्रियल मीटिंग्स, 3 JWG मीटिंग्स हो गई। तो इतनी बड़ी गति से हम लोग चल रहे हैं और अब हम JWG में और मिनिस्ट्रियल मीटिंग में केवल इतना चाह रहे हैं कि ये जो अवधि है इसके बीच में अंतरिम राहत हमें दे दी जाए। कोई ऐसा मैकेनिज्म बन जाए कि जब हम बता रहे हैं कि हम डीप सी फिशिंग की तरफ ले जा रहे हैं तो कम से कम इस बीच आप ये पकड़ धकड़ मत करो, हम इसकी तरफ बढ़ रहे हैं। कच्छतीव तो मामला सुप्रीम कोर्ट में है, वो सब जुडिस। थैंक यू श्री गणेशन। 1 minute. Let me go to the next question. Respected Chairman. Please, that's not your question. But please. Respect. Please. Sir, it's not your question. Please, do sit down. Yes, Mr. Ganeshan. Respected Chairman, through you I want to get a clarification or confirmation from the Honorable Minister about the information that I have got, my knowledge about the fishermen issue, that the Sri Lankan government normally, they don't prevent entry of any of Indian fishermen when they go for fishing in the traditional way of fishing by boat.
only they prevent and arrest and when they go with the trawler, the modern thing. That is why the government also talked with the fishermen leaders and chosen to divert them to the other deep sea fishing. I want to get the clarification from the Honorable Minister. की जानकारी बिल्कुल सही है। बार बार जब हम बात करते हैं श्रीलंका के नेतृत्व से तो वो यही कहते हैं ट्रेडिशनल फिशिंग के लिए आएँ, हमें कोई दिक्कत नहीं, हमें दिक्कत है बॉटम ट्रॉलर से। तो उनका कहना बिल्कुल सही है और हमने बहुत बार, क्योंकि एक और मैकेनिज्म हमने बना रखा है जहां दोनों तरफ के मछुआरे मिलते हैं, तो मैंने स्वयं फिशरमैन एसोसिएशन से बुला के बात की है कि आप ट्रेडिशनल फिशिंग करिए, आप बॉटम ट्रॉलिंग फिशिंग क्यों करते हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगी बॉटम ट्रॉलिंग हमारे देश में भी प्रतिबंधित है। FAO का ऑर्डर है, फूड एंड एग्रीकल्चर एसोसिएशन ऑर्गेनाइजेशन का ऑर्डर है, लेकिन हमारे निर्देशों के बावजूद, FAO के प्रतिबंध के बावजूद 60,000 बॉटम ट्रॉलर भारत में चल रहे हैं और 5,000 अकेले तमिलनाडु में चल रहे हैं। लेकिन अब तमिलनाडु सरकार ने एक कदम उठाया है कि 3 मार्च 2017 से उन्होंने बॉटम ट्रॉलिंग का नया रजिस्ट्रेशन बंद कर दिया है। रामानाथपुरम में भी ये बंद हो गया है, तंजावुर में भी बंद हो गया है, थिरावरूर में भी बंद हो गया है, पाक बे में भी बंद हो गया है। इन सब जगह पर उन्होंने इसको बंद कर दिया है। पुदुकेटी में भी ये बंद हो गया है। तो अब नया रजिस्ट्रेशन बॉटम ट्रॉलर का नहीं हो रहा, तो इससे आगे की समस्या तो हल हो जाएगी, लेकिन ये बॉटम ट्रॉलिंग यहाँ भी प्रतिबंधित है। और जो बार बार राजा जी कहते हैं और ये बाकी लोग पूछते हैं सरकार क्या कर रही है, मैं याद दिलाना चाहती हूँ पब्लिक मेमोरी इज़ वेरी शॉर्ट। हम केवल लोगों को छुड़ा नहीं रहे हैं। आपको मालूम है हमारे 5 मछुआरों के सिर पर फांसी का फंदा था जब पुरानी सरकार थी, ये सरकार भी नहीं थी, महिंद्रा राजपक्षे जी की सरकार थी। उनसे भी बात करके प्रधानमंत्री जी ने 5 के सर से फांसी का फंदा हटवाया था और उन 5 को वापस लेकर आए थे। श्री मैत्रेयन। I must gracefully acknowledge that after Shri Narendra Modi ji took over as the Prime Minister of India, the fishermen, Indian fishermen of Tamil Nadu origin, Indian fishermen of Tamil Nadu, even though they are frequently taken into custody by the Lankan government, they are released at a faster pace. I must acknowledge that. But my question to the Honourable Minister is, recently the Lankan government has enacted a law, a draconian law, whereby it provides for there is imprisonment up to 2 years and a fine up to even more than 50,000 rupees for the fishermen who are taken into custody. Whether the government of India has taken note of it and what steps they are taking in this regard. Thank you. सभापति जी, एक एक्ट, जिस एक्ट के बारे में बात कर रहे हैं मैत्रेयन जी, वो एक्ट 6 जुलाई को पारित हुआ है श्रीलंका में, और ये जो TNA के लीडर थे सुमंती रतन, उनकी तरफ से प्रस्तुत किया गया था। बाद में वो सरकारी बिल के रूप में पारित हुआ। और ये सही है कि उसमें 2 तरह की सज़ा का प्रावधान है, और वो सज़ा है 2 साल तक की सज़ा या कम से कम 50,000 रुपये का जुर्माना। लेकिन ये किसके लिए है? केवल बॉटम ट्रॉलिंग प्रतिबंधित करने के लिए। और मैं अभी पूर्व के उत्तर में बता चुकी हूँ कि बॉटम ट्रॉलिंग हमारे यहाँ भी प्रतिबंधित है। नए बॉटम ट्रॉलिंग के रजिस्ट्रेशन में अभी तमिलनाडु ने ये कहा है कि हम कोई नया रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे। ये विषय इंडियन फिशरमैन से संबंधित ना होकर के पर्यावरण से संबंधित है। बॉटम ट्रॉलर सी सरफेस को ख़त्म कर देता है, छील के ले जाता है। इसीलिए हमारे यहाँ भी FAO ने बंद कर रखा है, जिसको वो अभी एक्ट के रूप में लेकर आए। तो हमारा काम तो 3 मार्च को हुआ, उन्होंने 6 जुलाई को हमारे भी बात किया है। इसलिए इस एक्ट के बारे में ये कहना, वो एक्ट पर्यावरण की दृष्टि से श्रीलंका ने पारित किया। श्री कृष्णमोहन नंदा। जो सभापति जी, आपका माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी को पूछना चाहते हैं, ये समस्या केवल तमिलनाडु और श्रीलंका नहीं है, ये समस्या गुजरात का साथ पाकिस्तान का भी है, ये समस्या पश्चिम बंगाल का साथ बांग्लादेश का भी समस्या है। जब नेचुरल कैलेमिटी होता है, सब ट्रॉलर तो चला जाता है, कोई बांग्लादेश, कोई पाकिस्तान, कोई श्रीलंका, इंडियन फिशरमैन का नाव चला जाते हैं उधर। क्वेश्चन इज ऑन श्रीलंका। मैं पूछता हूँ, समुद्र में तो कोई बैरियर नहीं है, तो वहाँ को जो ट्रॉलर कॉन्फिस्केटेड हो जाते हैं, फिशरमैन को ले लेता है, इसके बारे में भारतीय सरकार का क्या निर्णय है? जी, जैसा आपने कहा कि क्योंकि ये श्रीलंका स्पेसिफिक सवाल है, इसलिए मैंने इसका जवाब दिया। पिछली बार सवाल उठा था गुजरात से पाकिस्तान जाने वाले उसका, और हमारे एक महोदय यहाँ हैं गोहिल जी, जो बहुत ही ज़्यादा उसमें रुचि लेते हैं। लेकिन मैं कहना चाहूँगी माननीय सांसद को कि आज शाम को विदेश नीति पर पूरी चर्चा है।
तो आपके ये जो विषय हैं पश्चिम बंगाल के बारे में, पाकिस्तान के बारे में और भी श्रीलंका से संबंधित, मैं सबका विस्तृत जवाब उस समय दे दूंगी। ये विषय चूंकि श्रीलंका स्पेसिफिक है, इसलिए मैंने अपना उत्तर वहां तक सीमित रखा। थैंक यू। क्वेश्चन 198। Thank you. Mr. Chairman, I need your protection because... protection for what? That might be the presumption, but we are not accepting because it. Please, Sharma ji, please. Because let me read the question. Please. Let me... Is it a fact that numerous representations, etc., have been received? The answer is yes, sir. Yes, sir. But part B, whether it is also a fact that the ministry has raised the issue with the Department of Personnel, no answer for that. If so, what is the government response to that? No answer to that. Ayurveda is such an important subject now, and unless it is made, given legitimacy by having it in central service exams, etc., it cannot get the recognition it is due, because the allopathic medicines are out to finish out our Ayurveda by debunking it. So we have to give it. So these two questions must be answered. But the government has given the answer. That is not an answer. This matter is under examination. What is under examination? The question or the responses of these various authorities. Chairman, sir, Honorable Member Dr. Subramaniam Swamy is an erudite scholar, an academician, and a master of languages. So I thought the brevity of words would suffice for the answer. It has been very clearly mentioned and accepted that there have been representations received both in the Ministry of Ayush as well as in DOPT. And when the government says that the matter is under examination, it obviously implies that it is under the consideration of the concerned departments, which includes the Department of Ayush as well as the Department of DOPT. Having said that, now the second part, of which is not part of his original question, is when he is trying to make out that Ayush is a very important subject. Nobody denies that. In fact, this is the government which has taken the initiative of having first ever separate Ministry of Ayush. So we don't actually have to acknowledge that. Yes, that's true. Now, but not denying the importance, I hope it would be a slightly an input for him, and maybe he would later on also give his opinions on that, maybe not today, later on. We have right now 48 optional subjects which are eligible for appearance in the civil services. But the statistics point out that none of these, or very few of these candidates, actually take up the subject of their graduation as an optional subject. Can you believe we have more than 50% engineers who are qualifying civil services exams today? Even now, out of a batch of 175, we have 96 engineers. But more than 50% of them have opted for subjects like public administration, subjects like geography, subjects like sociology. So what I'm trying to bring to the consideration of a scholarly person like Dr. Swamy is that not having optional subject as Ayush does not deny a graduate from Ayush to appear. And in fact, many of the Ayush graduates are appearing in civil services, also passing, and also by preference and choice, not actually wanting to have Ayush as a subject. Similarly, if we recall, in 1970s and 80s, there was a lot of hue and cry about not having MBBS as an optional subject. Thereafter, we had medical sciences. Today, the scenario is that not even 10% of the doctors appearing in the civil services are actually using medical sciences as an optional subject. Again, they go in for general subjects, maybe because they are habitual crackers, they are skilled in cracking the exam and they feel that they could do more scoring, whereas the medical science is a vast subject. So I am saying that it is not absolutely correct to draw a correlation between the subject of option which a candidate has selected and the subject in which a candidate has actually graduated. Thank you. Second question. I think he has answered my second question also very well, so I have no further questions. Thank you. Shri Ram Gopal Yadav. श्रीमान माननीय मंत्री जी ने अभी बताया कि आयुष से जुड़े हुए ग्रेजुएट्स को परीक्षाओं में बैठने की अनुमति है।
लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ, जब स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारी ये मानते हैं, हम लोगों ने कमिटीज़ में जब पूछा उनसे, तो आयुष से जुड़ी हुई दवाइयों के बारे में कहते हैं कि इनका कोई साइंटिफिक वैलिडेशन नहीं है। और साइंटिफिकली अगर वो वैलिड दवाइयाँ नहीं हैं तो पहले उसकी व्यवस्था आप कीजिए जिससे लोगों के, किसी भी एलोपैथिक डॉक्टर से, किसी बड़े से बड़े डॉक्टर से बात कीजिए और जो बहुत प्रभावी दवाइयाँ आयुष की हैं उनके बारे में भी बात कीजिए, तो ये कहेंगे करें इनका कोई कुछ नहीं है, इनके पीछे कोई सत्यता नहीं है जो कुछ ये क्लेम करते हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि उनको उनके वैलिडेशन के लिए आप क्या करेंगे। जब तक ये नहीं होगा तब तक यूपीएससी में इन सब्जेक्ट्स को लाने की अगर कोशिश करेंगे तब भी कुछ क्षेत्रों से, खास तौर से जो एलोपैथी वाले लोग हैं उधर से ऐतराज़ हों। थैंक यू। माननीय सभापति जी, वैसे तो ये प्रश्न पूरी तरह से इस विषय से नहीं जुड़ा। एक तो मैं पहले ये स्पष्ट कर दूं कि आयुष के उम्मीदवारों को या आयुष के ग्रेजुएट्स को कोई पाबंदी नहीं है अपीयर होने से। मैं यही कह रहा था पहले प्रश्न में, केवल वो ऑप्शनल सब्जेक्ट उस यूपीएससी की सूची में नहीं है। तो दोनों भिन्न भिन्न बातें हैं और बहुत बार ऐसा देखने को मिला है अधिकतर कि ऑप्शनल सब्जेक्ट उनका उम्मीदवारों का वो होता है जो उनके ग्रेजुएशन का नहीं रहता। अब जहाँ तक संबंध है कि वैलिडेशन की जाए, वो मेरे ख्याल से अलग विषय है, वो तो आयुष मंत्रालय से संबंधित है, उसमें हम नहीं जाएंगे। लेकिन यूपीएससी में केवल ऑप्शनल सब्जेक्ट्स की मार्किंग रहती है और वो उनकी संख्या 48 है और उसकी मार्किंग के आधार पर चूँकि उम्मीदवार स्वयं चयन करते हैं कि किस सब्जेक्ट में उनको अपीयर होना है, मैंने केवल ये आंकड़े रखने का प्रयास किया कि कुछ संजोग ऐसा है कि अधिकतर मैथमेटिक्स और इंजीनियरिंग और मेडिकल साइंस बहुत कम प्राथमिकता में रहते हैं इन उम्मीदवारों के, द लीस्ट प्रिफर्ड सब्जेक्ट्स फॉर अपीयरिंग। Even though we have maximum number of candidates, will you believe that out of 20 toppers this year, we have 19 engineers and 1 medico? Thank you, Shri Rapullo. Respected Chairman, I am delighted with the answer that Ayurveda, the aboriginal science, which is having a lot of material in the Vedic strictures and Talapatra, which is yet to attain the data level to information level and even yet to attain the research methodology, is also being considered to be an optional subject for the civil servants. Keeping the capacities and the ready reference capacities of the Honorable Minister in view, I would like to ask the Honorable Minister, as the sanctioned strength of the IAS being the 6,396 and the vacancies at more than 1,500, what you are going to contemplate to fulfill, and are you going to expand the strength of the IAS, keeping in view the necessity of the administrative needs in the country? Thank you. This is not related to the question. No, Chairman, sir, it is an important issue that he has raised compared to the civil services. But this is a long story. I shall just try to cut it short. If we go back, actually the civil services across the world and across the Commonwealth started in 1855 by East India Company. That time it was known as Convented Civil Service, CCS. In 1858 it became Indian Civil Services, and then of course it got reincarnated as IAS. At that time the age was 18 to 23. So all these things get interconnected. The shortage of power, the shortage of personnel. It was assumed that a child does matric in time and then 3 years of graduation. So the best of the best would have become graduates by the age of 18. And therefore, to have the best of the best into these services, the age was 18 to 23. But then afterwards, it went on. I have a series of committees were formed, Khanna Committee, we had the Navekar Committee. Finally now, it has, if it will be amused, if I share with the House, the last age limit today is 47 years. 32 years for general category with 6 attempts.
37 years for scheduled caste, scheduled tribes with unlimited attempts. OBC 35 years, specially challenged, 10 years extra, above 37, which is 47. So obviously, when you have the entry happening at such a point, the superannuation also happens early. So certainly this requires a lot of consideration. We had constituted, in fact, I shared with this House in 2015, we set up a Baswan committee to look into this. It has furnished its recommendations even on these issues, how to make up this deficit. This deficit is partly because of this age criteria. This deficit is also partly because of the statistics of the mismatch between the aptitudes, the optional subject being one and the subject of preference being the other. And thirdly, also the cadre review from the states, because we also have a pattern of induction from the state provincial services into the IAS or the Indian services, which did not exist, of course, in the British Empire. Now, the cadre review delays from the state governments also actually make us difficult to fill the posts and that quota of the states into IAS in time. But having said that, I think this is an opportunity also to add that during the last 2-3 years, a number of measures have been taken to improve upon the capacity. For example, for the first time, we have introduced a program under the guidance of Honorable Prime Minister, a 3 months of mentorship cum internship period. Any new graduate or new civil servant, after coming out of Mussoorie, before goes to his cadre of allocation in the state, is to spend 3 months in the central government. So that gives an opportunity of a different kind of an exposure. Moreover, since I'm also dealing with the Ministry of Northeast, the Northeastern Council has taken upon himself the task of coaching Northeastern students in an institute called the famous More Institute in the Northeast. And the Prime Minister Excellence Awards, the spectrum has been enlarged. Earlier on, we were awarding only the civil servants. Now this also has a correlation with increasing deficit. Now we are giving the awards on the basis of the flagship programs of the government. Thank you. Shri Amar Shankar Sable. धन्यवाद सभापति महोदय। वन नेशन वन सिविल सर्विस पॉलिसी के तहत सिविल सेवा परीक्षा में जुडिशरी को शामिल करने की केंद्र सरकार की कोई योजना है? वैसे तो इस प्रश्न का इससे कोई उत्तर नहीं है, लेकिन जैसे मैंने कहा कि इसमें कोई शामिल होने से या नहीं होने से किसी को एलिजिबिलिटी पर उसका अंतर नहीं पड़ता। Thank you. Question 199. Questioner absent. Let the answer be laid on the table. Sir, the answer has been laid on the table of the House. Shri Vijay Sai Reddy. Sir, more than 34 anti-India television channels are telecasting from Kashmir Valley in Indo-Pak border, sir. In almost more than 40 anti-India television channels are operating from Jaisalmer border. These anti-India television channels are broadcasting objectionable content and creating security problems to the government of India. I would like to know from the Honorable Minister whether Government of India is contemplating to take any action to prevent these channels, television channels, telecasting this objectionable content to the Indian side. Thank you very much. Thank you. Sir, the Cable Television Network Act 1995 authorizes the district authorities as well as the state authorities who are actually able to monitor the local cable television there to take action. And for that matter, we've also been sending advisories and letters to various state authorities to create these district bodies, which are led by the district magistrate and the SP. They are the ones who are able to monitor it, see it, and we've also encouraged them to have their meetings at least once in 2 months. However, if the honourable member feels that there is in any particular city, any particular channel that is being shown, we would be happy to write and inform that district. I'm of course, I'm certain that the number that he is given, or for that matter, any channel that is any foreign channel that has been running in any of the districts, the district authorities immediately take action on it. Shri Ahmad Hassan. Sir,
What I want to draw the attention of the minister, that is, I am very much surprised, sir, that the minister has replied there is no such trend in the public to complain against the TV contents. But, sir, in the name of advertisement and as well as in the name of entertainment, semi-pornographic contents are being aired by television channels. Sir, even our another Honorable MP, Naresh Agarwal ji, the other day raised the question. What's your question? My question is, sir, I'll give you an example. There is one advertisement named Man Force. It is a birth control advertisement. And that is, sir, completely pornographic. And they're saying that if you want to see more, go to the YouTube. And, sir, this type of things are not being regulated, and the crime against women, atrocities against women are being raised, are increasing for this type of contents in the television. I will ask the minister what steps he is taking to regulate all these things. Sir, there are overall about 900 television channels in our country, approximately, sir. 400 news channels and about 500 non-news channels. They're completely, from 24 hours, they're full of advertisements and full of the programs. All these programs, it's only practical that there is no pre-censorship that can be done. So it's always that if there is a complaint that comes on it, an action is taken. Now, it's always better that there's a self-regulatory mechanism that works. And I'm happy to inform the member here that there is a body called Advertising Standard Council of India, which was formed in 1985. And it's a body which comprises of advertisers, also broadcasters coming together to form this self-regulatory body. They have actually, in last 2 years, received 3,842 complaints, of which 2,596 complaints have been upheld and a lot of action has been taken. Thank you. Shri Digvijay Singh. धन्यवाद माननीय सभापति महोदय। माननीय प्रश्न के उत्तर में जिस प्रकार की हमें उम्मीद थी उसी प्रकार का उत्तर मिला है। प्रश्न इस बात का है कि आज टीवी चैनल्स पर फेक न्यूज़ के माध्यम से ब्रेकिंग न्यूज़ बना दी जाती हैं और उसके बाद उन फेक न्यूज़ के प्रमाणित होने के बावजूद भी उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो पाती है। अब माननीय मंत्री जी ने उत्तर दिया है कि गाइडलाइंस तय की जा रही हैं। मुझे नहीं लगता कि आप 2019 के पहले गाइडलाइंस तय कर पाएंगे, क्योंकि यदि आपने कठोर और कठिन गाइडलाइंस तय कर दी तो जो फेक न्यूज़ एक राजनीतिक रूप से उपयोग किया जा रहा है टीवी चैनल्स का, वो अपने आप रुक जाएगा। तो मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री से पूछना चाहता हूं कि फेक न्यूज़ चलाने वाले टीवी चैनल्स पर आप क्या कार्रवाई करेंगे? बिल्कुल। थैंक यू। सर, जिस तरह से एडवर्टाइजिंग के ऊपर एक सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी है, उसी तरह से खबरों के लिए भी एक सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी है, दैट इज न्यूज़ स्टैंडर्ड ब्रॉडकास्टिंग एसोसिएशन। It is headed by a retired justice of the Supreme Court, and it has eminent members in it. सर सुन लीजिए, जवाब मैं आपको जवाब दे रहा हूँ सर। और साथ साथ आपने जो कहा कि अभी तक कोई रेड्रेसल मैकेनिज्म नहीं है, वो गलत है सर, क्योंकि रेड्रेसल मैकेनिज्म है। और सुप्रीम कोर्ट ने, आप शायद, मैं आ रहा हूँ उसी पर, जो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें कहा है कि existing grievance redressal mechanism needs adequate publication. We are publicizing it, but mark the words, it says the existing grievance redressal. That means there is a system that is already existing. There is a mechanism that is existing. We have publicized it as well, sir. We've created advertisements and we published it in all major English and Hindi newspapers in 2017. And also, we've incorporated the FM channels also, sir, which is not part of his question. There are many complaints that have come as regards to the news, and any member or any public, any citizen of the country, when he has any issues with news, he is welcome to write to NBSA and they will act on it, sir. If in case the complaint is written to the ministry, we can also take sumo motu action on it.
Question 200. No, that's. बताया नहीं और फेक न्यूज तो हुई है, स्वीकार किया गया है। थैंक यू। तो कम से कम बता तो दें कि अभी तक आपने क्या कार्रवाई की फेक न्यूज के आधार पर। Wish to add anything to it? So any news which is... Thank you. No argument, please. No argument. He's answering. He's answering the question. Sir, any news that is in violation of the Cable Television Network Act, we will act on it. Thank you. Question 200. Sir, thank you, sir. Let the answer be Question given. number 200. सभापति महोदय, प्रश्नोत्तर सभापटल पर रखा गया। Yes. Sir, the government has failed in timely disbursement of funds for scholarships and other welfare schemes for scheduled castes. As per newspaper reports, scholarships worth rupees 5,500 crore are outstanding. Several children are dropped out of schools and colleges due to lack of funds and delay in scholarships. The budget allocation for pre-matric scholarship for SC students has gone down from rupees 550 crore in 16-17 to just 50 crore 17-18. What are the reasons and what the government plan to do about the same? सभापति महोदय, ये बात सही है। पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के बारे में माननीय सदस्य ने जो प्रश्न किया है और उन्होंने कहा है कि 7,500 करोड़ से ज़्यादा की धनराशि पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के रूप में एरियर के रूप में अभी भी विद्यमान है। ये बात सही है, परंतु मैं जो मुझे जानकारी है उस जानकारी के आधार पर इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि छात्रों की संख्या पहले की तुलना में कम नहीं हो रही है, परंतु ये चिंता का विषय है। और ये जो एरियर है वो 12-13 और 13-14 से ही लगातार चला आ रहा है। उस समय से ही करीब 1,800 करोड़ का एवरेज हर साल बढ़ता जा रहा है, परंतु अगर ये बजट के आंकड़े और ये सब देखेंगे तो अनुपातिक अंतर हमने कम करने का प्रयास किया है और हमारा प्रयास है कि इस साल के अंत तक इस एरियर को युक्तियुक्तकरण करके देने की व्यवस्था करने का प्रयास हमारा सफल होगा। मैं इस बीच में ये विलंब और एरियर बढ़ने का कुछ कारण है, उसके कारणों की ओर भी सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। नरेंद्र मोदी साहब की सरकार ने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र स्कीम लागू की और आधार सर और उसको आधार से जोड़ने का निर्णय लिया। ये प्रक्रिया पूरी करने में राज्य सरकारों को विलंब हुआ है, कठिनाई हुई है और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र स्कीम के कारण से जो पैसा हम रिलीज़ करते हैं वो राज्य के खजाने में जाता है और राज्य फिर से उस पर सप्लीमेंट्री बजट में आवंटन की स्वीकृति देती है और फिर स्टूडेंट के पास जाता है। और ये जो आधार से जोड़ना और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र स्कीम को लागू करना, इस कारण से वहाँ से प्रस्ताव आने में भी विलंब हो रहा है। एक कारण यह है इसका। थैंक यू। दूसरा सवाल है, the employment opportunities for Dalits have always been limited due to social discrimination. The allocation of funds for self-employment scheme for the liberation and rehabilitation of manual scavengers has gone down by 100 times. It was 557 crore in 13-14 and it is only 5 crore this year. Is the government trying to say that all manual scavengers in the country have been rehabilitated and so budget can be cut for these schemes? If yes, details thereof, and if no, reason therefore. Thank you. मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूँगा कि बजट में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं हो रही है। पहले से बजट निरंतर बढ़ता जा रहा है। दूसरा, एक और जानकारी देना चाहूँगा कि भारत सरकार ने रोजगार की दृष्टि से स्वावलंबी बनाने के लिए कौशल विकास विभाग भी प्रारंभ किया है और उसके माध्यम से ट्रेनिंग भी देते हैं और रोजगार देने का भी प्रयास करते हैं। मेरे मंत्रालय में भी अनुसूचित जाति सफाई कर्मचारी वित्त विकास निगम, अनुसूचित जाति वित्त विकास निगम और पिछड़ा वर्ग वित्त विकास निगम भी है और दिव्यांग वित्त विकास निगम भी है। उनकी तरफ से भी हम ट्रेनिंग देते हैं। ट्रेनिंग के दौरान मानदेय भी देते हैं और बाद में उनको उद्यमिता के क्षेत्र में अग्रणी
बन जाए, इस प्रकार की कोशिश भी करते हैं। वेंचर कैपिटल फंड के माध्यम से भी एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने का प्रयास कर रहे हैं और इन 3 सालों में हमने इन भिन्न भिन्न योजनाओं के माध्यम से लगभग 7.5 लाख लोगों को लाभान्वित किया है, ऋण सुविधा उपलब्ध करा करके, रोजगार उपलब्ध करा करके। तो मैं माननीय सदस्य से कहना चाहूँगा कि बजट में कमी नहीं है और प्रगति के पथ पर हम आगे बढ़ रहे हैं। थैंक यू श्री वीर सिंह। राष्ट्रपति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानकारी चाहूँगा, अनुसूचित जाति के छात्रों के कल्याण के लिए क्या बजट में कमी की जा रही है? क्योंकि 3 वर्ष से उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति के छात्रों की छात्रवृत्ति नहीं मिली है और जो प्रवेश शुल्क जाता है वो प्रवेश शुल्क पढ़ाई करने के बाद भी वो स्कूलों में नहीं पहुंचा है। वो शिक्षा पूरी कर लेते हैं, उनको कॉलेज वाले डिग्री नहीं देते हैं कि जब तक तुम्हारी फीस नहीं आएगी डिग्री नहीं मिलेगी। तो इससे अनुसूचित जाति के छात्रों का बहुत बड़ा अहित हो रहा है। मैं माननीय मंत्री से जानकारी चाहूँगा, क्या समय पर आप पहुँचाने के लिए छात्रवृत्ति क्या इसमें उपाय कर रहे हैं? क्या करने जा रहे हैं? थैंक यू। सब ये कहना तो सही नहीं है कि उत्तर प्रदेश को छात्रवृत्ति नहीं दी जा रही है। छात्रवृत्ति सभी राज्यों को जारी की जा रही है। किसी कारण से किसी राज्य से अगर प्रस्ताव नहीं आता है जो नई प्रक्रिया के कारण, तो विलंब जरूर होता है, परंतु मैं बताना चाहूँगा उत्तर प्रदेश को हमने जो राशि इस साल रिलीज की है 25,420.21 लाख, तो ये कहना तो उचित नहीं है, मेरे साथ भी अन्याय होगा, मंत्रालय के साथ भी अन्याय होगा। छात्रवृत्ति रिलीज की गई है उत्तर प्रदेश के, ये आंकड़े हैं। मैं आप सभापति जी अगर आप अनुमति देंगे तो राज्यवार जो आंकड़े हैं मैं उनको उपलब्ध कर आप उनको दे दीजिए। जो छात्रवृत्ति जाती है वो प्रदेश सरकारें उसे दूसरे मदों में खर्च कर लेती हैं और अनुसूचित जाति के छात्रों को छात्रवृत्ति को नहीं देते हैं। तो उस पर क्या आप प्रावधान कर उस छात्रवृत्ति के पैसे को प्रदेश सरकारें दूसरे मदों में ना खर्च करते? आप राज्य सरकारों पे जबरदस्ती कर सकते हैं या नहीं? इस पर आप क्या कर रहे हैं? वैसे तो संघीय ढांचे की प्रणाली अपनी है, फिर भी मॉनिटरिंग की व्यवस्था है। राज्य के संबंधित विभाग से संबंधित सचिवों के साथ हम साल में लगभग 2 बार मीटिंग करते हैं, रीजनल बैठक भी करते हैं और संबंधित अधिकारियों को बुलाते हैं। प्रयास करते हैं कि वो हमारे द्वारा रिलीज की गई राशि को छात्रों तक जल्दी से जल्दी पहुंचाए। पर मैंने जैसा बताया कि जो प्रक्रिया हमने तय की है उस प्रक्रिया के कारण इन 2 वर्षों में विलंब हुआ है और नहीं तो और कोई कारण नहीं है कि छात्रवृत्ति नहीं पहुंचे। पर मैं ये बताना चाहूँगा कुछ राज्यों ने इसका युक्तियुक्तकरण किया है और उसमें सुधार हुआ है और ये जो प्रणाली लागू की है उसका लाभ उनको मिल रहा है। और बहुत सारे जो लीकेजेस थे, एक छात्र 3-3, 4-4 जगह से छात्रवृत्ति प्राप्त कर रहा था, इस प्रकार की जो गड़बड़ियां थी उस पर रोक लगी है। और उत्तर प्रदेश का और सभी राज्यों का, जैसा मैंने आपको बताया, मेरे पास आवंटन की राशि के संबंध में आंकड़े हैं, मैं उपलब्ध करा दूंगा। कुमारी शैलजा। सर, सबसे पहले मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी कि माननीय मंत्री जी ने बहुत सी बातें रखी हैं, लेकिन वो तथ्यों पर आधारित नहीं है जो इन्होंने जवाब दिया है हमें लिखित रूप में। सर, एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण बात थी, जो स्कीम थी हमारी यूपीए सरकार की, वो थी SC/ST सब प्लान। इस सरकार ने उस सब प्लान को ख़त्म कर दिया है, अबॉलिश कर दिया है एकदम। सर, SC/ST का वेलफेयर होगा कैसे, मैं सरकार से पूछना चाहूँगी, जब आपने सब प्लान ही ख़त्म कर दिया। आपने ये 4-5 पेज भर के हमें दे दिए हैं। क्या मुझे आप बताएंगे कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट, क्लाइमेट चेंज में प्रोजेक्ट टाइगर में आपने 10 करोड़ दिया है, वो SCs और STs को कैसे फायदा पहुंचेगा, उससे कैसे पहुंचेगा? हाँ, इसी तरह से हेल्थ, फैमिली वेलफेयर में इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेनेंस, उसमें आपने पैसा दिखा। अब क्या दिखाना चाह रहे हैं? क्यों मिसलीड कर रहे हैं देश को? ये क्या इतने 5 पेज भर के रख दिए आपने, उसमें SCs STs का क्या फायदा हो रहा है? थैंक यू। क्या बताएंगे आप? और दूसरा सर, एक और सर, इसी के साथ जुड़ा हुआ है सर। और सर, इन्होंने आज के दिन इस सरकार में सारी सब प्लान खत्म करके ये हेड सारे इसको हटा ही लें तो अच्छा है।
केवल एक रह गया है SC STs के लिए, वो है सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री, उसके अलावा कुछ नहीं है। और उसमें भी जैसा कि माननीय सदस्य दलवाई जी ने कहा, अब क्या दिखा रहे हैं, आप बोल रहे हैं हमारे पास बजट बहुत है, कहाँ से बजट है? मैनुअल स्कैवेंजिंग के बारे में बजट सारा खत्म कर दिया है, वेंचर कैपिटल सारा खत्म कर दिया है, आपके बेनिफिशियरीज कितने हैं? 24 पूरे देश में आपने दिए आंकड़े, 24 आज नहीं पहले दिए सर। साथ में हॉस्टल्स की स्कीम, लेट द क्वेश्चन बी आंसर्ड सर। हॉस्टल्स की स्कीम इन्होंने, एक मिनट लास्ट, यू आर रनिंग आउट ऑफ टाइम सर। हॉस्टल्स की स्कीम आपने कही है, मैं अभी मध्य प्रदेश जाकर आई हूं सर। जबलपुर में सारे SC ST स्टूडेंट्स थे, हमारे छात्र संघ ने वो प्रोग्राम रखा और उनकी व्यथा सुनने वाली थी सर। जो हॉस्टल्स का हाल है, जो उनकी स्कॉलरशिप्स का हाल है, अगर आप सुन ले आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। क्या बात कर रहे हैं, क्या दिखावा कर रहे हैं आप SC ST बच्चों के साथ? अगर सरकार जवाब दे, सब प्लान का क्या हुआ, बजट का क्या हुआ, और ये जो मजाक कर रहे हैं आप देश के साथ, ये हेड्स दे दिया, जवाब दीजिए आप। प्लीज सिट डाउन। यस सर। माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य इस विभाग की मंत्री रही है, मुझे उनसे जिस प्रकार से उन्होंने प्रश्न पूछने का तरीका अपना है उससे संतुष्टि नहीं हुई है, दुख हो रहा है। मैं बताना चाहूँगा, प्लीज, SC सब प्लान बंद नहीं हुआ है, केवल उसका नाम अनुसूचित जाति कल्याण योजना बना दिया है, कहीं कोई कमी नहीं है। मैं आंकड़े बताना चाहता हूँ। ये योजना 11-12 से प्रारंभ हुई। 11-12 में इसमें जो फार्मूला तय हुआ था, 26 विभाग मिलकर के 16 उस समय तो 14 कुछ था, अब 16.2% 26 विभागों के बजट आवंटित करने की आवश्यकता थी। पहले जो बजट आवंटन हुआ 2011-12 में, वो उसका 9.40% था, 12-13 में 9.49%, 13-14 में 9.92%, 14-15 में प्लीज 14-15 में 10.42%, 15-16 में 11.84%, 16-17 में 12.60%, और मैं कहना चाहूंगा कि 17-18 में 20.20% दिया है, जो निर्धारित मापदंड से ज्यादा है। सदन को भ्रमित करना I will go to the next question. नहीं है। I will go to the next question. Please don't shout. बैठ जाइए। You have taken enough time. Let me go to the next question. 392.55 करोड़ रुपए का आवंटन इस योजना शैलजा जी, you have asked your question. 52,392.55 करोड़ का आवंटन हुआ है, और ये no purpose is served by yelling at each other. से योजना प्रारंभ हुई है। ये इन 26 विभागों से जो निर्धारित फार्मूला बनाया है, वो UPA सरकार ने बनाया था, उसका हम श्री रामनाथ ठाकुर कर रहे हैं। बैठ जाइए। Let the next question be asked. Please sit down. Please sit down. पूनिया जी, आप भी बैठ जाइए। ठाकुर जी, रामनाथ जी, आप पूछिए सवाल। आप सवाल पूछिए। Please let him ask the next question. Don't poach on his question. बैठ जाइए। मैं आपके माध्यम से सरकार से यह हम जानना चाहते हैं कि विगत 2 वर्षीय में दलित विद्यार्थियों को कितने छात्रवृत्ति मिली? थैंक यू। छात्रों की संख्या तो मेरे पास अभी नहीं है, आप अगर अनुमति देंगे तो मैं उपलब्ध करा दूंगा, पर राज्यवार जो हमने धनराशि आवंटित की है उसके आंकड़े मेरे पास है। छात्रों की संख्या में अगर आप अनुमति देंगे तो उनके पास राज्यवार भेज दूंगा। आप भेज दीजिए जी। क्वेश्चन 201। Question number 201. Thank you. Statement is laid on the table of the House. Sir, time is very short, so I want to ask very small question. I want to know from the Honorable Minister that whether ICPS also covers those children who accompany their mothers
lodged in the jail for committing crimes and who grows up among the criminals, including hardened criminals, if they are covered, what is done for such children under the scheme? I'm afraid question hour is over. House is adjourned till 2 p.m.